नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अफगानिस्तान के काबुल में हुए धमाके की, 26 जनवरी से पहले देश भर में जारी हाई अलर्ट की, बीजेपी को मिले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की और मुंबई की बीएमसी मेयर कुर्सी पर लॉटरी पॉलिटिक्स के बड़े खेल की। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में बड़ा अपडेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई है और इसी केस में अब एक्शन तेज। नामजद बिल्डर अब है गिरफ्तार। काबुल एक बार फिर धमाके से दहल उठा, चीनी नागरिक समेत 7 लोगों की मौत जबकि 13 घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नबीन बने पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनाव अधिकारी ने किया ऐलान, वहीं पीएम मोदी बोले नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता। 26 जनवरी से पहले बड़ा अलर्ट, आतंकियों के निशाने पर दिल्ली खुफिया एजेंसियों ने जारी किया इनपुट। ट्रंप ग्रीनलैंड का फ्यूचर स्विट्जरलैंड से करेंगे तय, नाटो चीफ को फोन करके बुलाई मीटिंग, कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का दिखाया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की वो घटना जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत अब सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं रही, बल्कि सिस्टम की लापरवाही पर एक बड़ा सवाल बन गई है। जिस बेसमेंट के पानी में डूबकर युवराज की जान गई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कहानी में सिर्फ पानी नहीं था, कहानी में देरी थी, लापरवाही थी और मदद की कमी थी। परिवार का आरोप है कि रेस्क्यू वक्त पर होता तो शायद बेटे की जान बच सकती थी। अब पिता के आरोप रेस्क्यू में देरी की बात नहीं और पोस्टमार्टम की सच्चाई इस पूरे मामले को और गंभीर बना रही है और यही वजह है कि प्रशासन के जवाबदेही पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए इस हादसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज मेहता की मौत दम घुटने से हुई, यानी युवराज काफी देर तक पानी में फंसा रहा और उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में हार्ट फेलियर का भी जिक्र किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे पानी में लंबे समय तक फंसे रहने, घबराहट और ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल ने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि युवराज के फेफड़ों में करीब 200 ml पानी भरा हुआ था। इसका साफ मतलब है कि वह जिंदा हालत में पानी में डूबा रहा। पानी फेफड़ों में भरने से उसका दम घुटता चला गया और इसी दौरान हार्ट फेलियर हुआ। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर रेस्क्यू में हुई देरी की ओर इशारा कर रही है। सवाल यह भी है कि अगर समय रहते मदद मिल जाती तो क्या युवराज की जान बच सकती थी। हैरानी की बात यह भी है कि हादसे के कई घंटों बाद तक युवराज की कार को उस गड्ढे से नहीं निकाला जा सका। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि पहले पंप लगाकर बेसमेंट से पानी निकाला जाएगा, उसके बाद ही कार को बाहर निकाला जाएगा। यानी हादसे के बाद भी सिस्टम की रफ्तार वही ढीली नजर आ रही है। इस पूरे मामले ने नोएडा प्राधिकरण और नामजद बिल्डर कंपनियों की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक इन बिल्डर कंपनियों पर नोएडा प्राधिकरण का करीब 3000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बावजूद ना तो बकाया वसूला गया और ना ही निर्माण स्थल पर बुनियादी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सेक्टर 150 की जिस साइट पर यह हादसा हुआ, वहां सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी सामने आई है। ना कोई सेफ्टी बैरिकेड्स, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही किसी तरह का कोई संकेत। रात के अंधेरे में करीब 50 फुट गहरा गड्ढा एक मौत का जाल बन गया और इसी लापरवाही की कीमत युवराज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई 2014 को लोट्स ग्रीन बिल्डर को स्पोर्ट सिटी परियोजना के नाम पर जमीन अलॉट की गई थी। नियमों के मुताबिक इस जमीन का इस्तेमाल खेल और उससे जुड़े ढांचे के लिए होना था, लेकिन आरोप है कि बिल्डर ने नियमों को ताक पर रखकर इस जमीन को अलग अलग लोगों और संस्थाओं को बेच दिया। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ, बल्कि सुरक्षा और योजना दोनों ही फेल हो गई। युवराज मेहता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम कर रहे थे। मां का पहले ही निधन हो चुका है, बड़ी बहन विदेश में रहती है और हादसे की रात युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे।
घर से महज 500 मीटर पहले उनकी जिंदगी थम गई। और अब रुख करते हैं एक बेहद सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाके से दहल उठी है। बताया जा रहा है कि इस भीषण विस्फोट में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 13 से ज्यादा लोग घायल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में 2 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और दहशत का माहौल दिखा। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, जांच जारी है और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह धमाका सोमवार को काबुल के शहर ए9 इलाके में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट एक रेस्तरां में हुआ। हालांकि बाद में पुलिस प्रवक्ता खालिद जादरान ने प्रभावित स्थान को एक होटल बताया। धमाके की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है और जांच जारी है। वहीं इटली की गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ इमरजेंसी ने बताया कि काबुल स्थित उसके शल्य चिकित्सा केंद्र में विस्फोट से प्रभावित 20 लोग आए, जिनमें से 7 की पहले ही मौत हो चुकी थी। संस्था ने यह भी साफ किया कि मरने वालों और घायलों की संख्या अभी अस्थायी है और इसमें और भी बदलाव हो सकता है, यानी कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं इमरजेंसी के अफगानिस्तान निदेशक देजान पैनिक के मुताबिक घायलों में 4 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। कई घायलों को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ को सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि विस्फोट में कई लोगों की जान गई है और कुछ घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल विस्तृत आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं। वहीं चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने दावा किया है कि इस धमाके में 2 चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक सुरक्षा गार्ड की मौत की भी पुष्टि हुई है। स्थानीय टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद सड़क पर धुआं फैला हुआ है और लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं और पूरे इलाके में डर का माहौल है। अगली खबर सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। देश 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस जश्न के बीच खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। इनपुट्स के मुताबिक आतंकी, खालिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन 26 जनवरी के आसपास देश में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की गतिविधियां चिंता बढ़ा रही हैं, जिनका निशाना दिल्ली समेत कई बड़े शहर बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर संकेत यह है कि पंजाब के कुछ कुख्यात गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के संपर्क में बताए जा रहे हैं और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान में उनका नेटवर्क एक्टिव होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आजादी के इस जश्न पर आतंक की साजिशें भी गहराती दिख रही हैं। आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आतंकी, खालिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन इस गणतंत्र दिवस को निशाना बना सकते हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और बांग्लादेशी आतंकी संगठन 26 जनवरी के दौरान बड़े हमले की फिराक में है, जिनका दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों पर निशाना है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के संपर्क में हैं। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान में ये नेटवर्क सक्रिय बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन गैंगस्टर्स के पास सिर्फ देशी हथियार ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। यानी साजिश गहरी है और खतरा बेहद गंभीर। लेकिन साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दिल्ली की सुरक्षा को कोई भेद नहीं पाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर इस बार दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हाईटेक मोड में हैं। इस बार पुलिसकर्मी एआई से लैस स्मार्ट चश्मे पहनेंगे, जो संदिग्ध को देखते ही अलर्ट भेज देंगे। कर्तव्य पथ और नई दिल्ली में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिर्फ परेड रूट पर ही 6 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें 1000 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूरी नई दिल्ली में 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मतलब हर जगह कैमरों की जद में है। नई दिल्ली एडिशनल सीपी देवेश महला ने कहा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के 10,000 पुलिसकर्मी के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। कुल 20,000 जवान और अधिकारी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। परेड रूट को 26 जोन में बांटा गया है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच के डीसीपी तैनात रहेंगे।
वहीं राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर और शहर के अंदर बैरिकेड्स पर भी अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। 25 जनवरी से ही नई दिल्ली की ऊंची इमारतें खाली करवाई जाएंगी। 100 से ज्यादा स्नाइपर परेड रूट पर तैनात होंगे। ड्रोन या किसी भी उड़ने वाली चीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन भी तैनात की गई है। एनएसजी का डॉग स्क्वाड भी हर कोने को खंगालेगा। यानी खतरे की आशंका जरूर है, लेकिन सुरक्षा उससे कई गुना मजबूत है। संदेश साफ है कि देश का पर्व पूरे गर्व के साथ मनाया जाएगा और हर साजिश को शुरुआत से पहले ही नाकाम कर दिया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। अब चलते हैं राजनीति की बड़ी खबर पर, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ये अहम जिम्मेदारी संभाल ली है। बताया जा रहा है कि नियुक्ति निर्विरोध हुई क्योंकि उनके नाम के अलावा किसी और का नामांकन नहीं हुआ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके समर्थन में दस्तखत किए। इस बदलाव को पार्टी के आने वाले चुनावी रोड मैप और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में आज एक बड़ा बदलाव आ गया है। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ये अहम जिम्मेदारी संभाली है। ये नियुक्ति निर्विरोध रूप से हुई जब उनके नाम के अलावा किसी और का नामांकन नहीं हुआ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके पक्ष में दस्तखत किए। नितिन नबीन 45 साल के हैं और वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। वो पहले से ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब 20 जनवरी 2026 को वो औपचारिक रूप से पूरा पदभार संभालेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले नबीन बिहार के 5 बार के विधायक रहे हैं और उन्होंने पार्टी के युवा मोर्चा जैसे कई संगठनात्मक पदों पर काम किया है। उनका अनुभव पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी तैयारियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी नियुक्ति को पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को आगे लाने और संगठन को नई ऊर्जा देने वाला कदम बताया जा रहा है, खासकर जब अगले कुछ साल में कई बड़े चुनाव होने हैं। इस तरह नितिन नबीन अब बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब बुलेटिन की आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प खबर मुंबई से, जहां देश की सबसे अमीर महानगर पालिका और सबसे ताकतवर कुर्सी यानी बीएमसी मेयर की कुर्सी पर सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ फैसला सिर्फ बहुमत से नहीं बल्कि एक पर्ची, एक लॉटरी और किस्मत के नंबर से भी बदल सकता है। महायुति के पास संख्या बल जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे की नजरें अब भी उस आरक्षण लॉटरी पर टिकी हैं जो पूरी बाजी पलट सकती है। यानी खेल ऐसा है कि सत्ता की तस्वीर एक झटके में बदल सकती है और मुंबई की राजनीति में जो होता है वो देश भर में सुर्खियां बन जाता है। ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी जिसके सालाना बजट की बात करें तो वो कई राज्यों को भी पीछे छोड़ देती है। वहीं बीएमसी का मेयर सिर्फ एक पद नहीं बल्कि मुंबई की सियासत का सबसे प्रभावशाली चेहरा होता है। मेयर सदन की कार्यवाही चलाता है, नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभाता है और शहर के प्रशासन पर उसका प्रतीकात्मक लेकिन मजबूत प्रभाव होता है। यही वजह है कि हर पार्टी की नजर इस कुर्सी पर टिकी रहती है। आपको बता दें कि बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 114 सीटें। इस वक्त बीजेपी और शिंदे शिवसेना की महायुति के पास 118 पार्षद हैं, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और मन से मिलाकर 71 पार्षदों तक ही पहुंच पाई है। कागजों में तस्वीर साफ है, मेयर महायुति का होना चाहिए, लेकिन बीएमसी की राजनीति हमेशा कागजों से नहीं चलती। बीएमसी मेयर का चुनाव सिर्फ बहुमत से नहीं, आरक्षण के नियमों से भी तय होगा। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जानी है। वहीं ये भी बता दें कि पिछली बार मेयर पद ओपन कैटेगरी से था, लेकिन रोटेशन के नियम के तहत इस बार ओपन कैटेगरी नहीं होगी। इस बार लॉटरी एससी, ओबीसी या एसटी इन तीनों में से किसी एक पर टिकेगी और यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। अगर लॉटरी एससी या ओबीसी कैटेगरी से निकलती है तो महायुति की राह आसान है। इन दोनों वर्गों में बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पार्षद मौजूद हैं। ऐसे में महायुति आसानी से अपना उम्मीदवार उतारकर मेयर की कुर्सी पर काबिज हो सकती है। यही वजह है कि महायुति खुद को फिलहाल सुरक्षित मान रही है, लेकिन अगर लॉटरी एसटी कैटेगरी पर आ गई तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। आपको बता दें कि पूरी मुंबई में एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 सीटें हैं और दोनों पर शिवसेना यूबीटी के पार्षद हैं।
वार्ड 53 से जितेंद्र वल्वी और वार्ड 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे हैं। महायुति का एसटी में एक भी पार्षद नहीं है और अगर मेयर पद एसटी पुरुष या एसटी महिला के लिए रिजर्व हुआ तो उम्मीदवार सिर्फ यूबीटी का ही हो सकता है। यानी बहुमत होते हुए भी महायुति के हाथ से मेयर की कुर्सी फिसल सकती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा और ये बयान कहीं ना कहीं आस्था का ही नहीं बल्कि रणनीति का संकेत है। उद्धव जानते हैं कि एसटी लॉटरी ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। बुलेटिन अपडेट में अभी सिर्फ इतना ही। मैं दामिनी और आप देख रहे थे बुलेटिन अपडेट। ऐसी तेज, भरोसेमंद और सबसे पहले खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।